बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रैटेजिक एनालिसिस ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे एक और तज्जिया। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस साल अप्रैल से जो कशीदगी शुरू हुई इंडिया और चाइना के दरमियान, वो अब सीरियसनेस जो है वो इख्तियार करती जा रही है, जिसकी एक बड़ी वजह ये है कि अब से कुछ ही हफ्तों के बाद लद्दाख के अंदर बर्फ़बारी शुरू हो जाएगी और वहाँ पे ट्रुप मूवमेंट जो है वो नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी और बहुत कॉस्टली हो जाएगी। इसी हवाले से इसको जो है हल करने के लिए, इस मामले को हल करने के लिए इंडियन मीडिया के अंदर बहुत से ऑप्शंस आ रहे हैं। कभी वो बात करते हैं उनके जर्नल और उनके एक्सपर्ट्स कि हम चाइना से लड़ के ये वापस ले लें, चाइना डर गया है इंडियन डिप्लॉयमेंट को देख के, हमारे जहाज़ों को देख के, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कभी वो कहते हैं कि हम इसका डिप्लोमेटिक हल निकालेंगे, उसके बाद खुद ही कहते हैं कि डिप्लोमेसी की तरफ जाके हम चाइना को टाइम दे रहे हैं। कभी उनके जर्नल्स कहते हैं कि हम जिस तरीके से लद्दाख में एडवांस करके पीएलए आके बैठी है, तो हम भी चाइनीज़ इलाके के अंदर जो है एडवांस करके जो है ना आगे इलाका छीन लें और उसके बाद उसको तबादला करें अपने इलाके के बदले चाइना से कह के। कभी कोई कहता है कि इस तरीके से तो नहीं बात होगी, हमें जो है चाइना के ख़िलाफ़ जो एक बड़ा इत्तेहाद बनता नज़र आ रहा है, जिसको अमेरिकन डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के मुताबिक एशियन नेटो बनाने की तरफ अमेरिका जो जा रहा है फार ईस्ट के अंदर, तो हमें उसका फ़ाल रुकन बन के चाइना की नाकाबंदी करनी चाहिए। कभी वो कहते हैं कि हम चाइना की इकॉनमी को ख़राब कर देंगे, कुछ टिकटॉक और इस तरह की 2-4 ऐप्स को या 40-50 ऐप्स को बंद करके। गैर जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन ऑन द ग्राउंड हकीकत ये है कि पीएलए जो है वो इलाके को डोमिनेट कर रही है। हकीकत की बात ये है कि इंडियंस जो हैं वो आगे कोई भी हरकत करने से पहले 100 दफ़ा सोच रहे हैं। हकीकत की बात तो ये है कि इंडियंस जो हैं डिनायल मोड में हैं। उनके लीडर अब ये कहने लगे हैं कि हमारे इलाके पे कोई कब्ज़ा नहीं हुआ है, और हकीकत की बात तो ये है कि इंडिया को समझ ही नहीं आ रही कि उसके साथ क्या हो रहा है। यहाँ पे सोचने की बात ये है कि ये जो कुछ हो रहा है, ख़ुद चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक ये सब रिस्पॉन्स है 5 अगस्त 2019 को लिए जाने वाले एक इल्लीगल एक्शन का, जिसके मुताबिक जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस मकबूजा कश्मीर का वो ख़त्म कर दिया गया। उसके अलावा पाकिस्तान का जो आज़ाद कश्मीर है उस पर भी क्लेम किया। बस यहाँ पे नहीं रुके, बल्कि कश्मीर के अंदर एक्साई चिन तक वो पहुँच गए कि हम चाइना से एक्साई चिन भी ले लेंगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि पहली झड़प हमने देखी सितंबर 2019 में पीएलए वर्सेस इंडियन आर्मी, और करते करते मामला ये हुआ कि चाइना इस नतीजे पे पहुंचा कि इंडिया अगर एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज डिस्प्यूट को, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा जो है शामिल है, उसको हल करने के लिए कोशिशें कर रही है, उस पे वो लीगैलिटी पे कायम नहीं रह सकता, इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ा देता है, तो वो जो अंडरस्टैंडिंग जो 93 से और 96 के दरमियान हुई, इंडिया उनका पास कैसे करेगा। उन्होंने कश्मीर के स्टेटस के साथ साथ कश्मीर के साथ लगने वाले अपने इलाके के स्टेटस को भी ये समझा कि इंडिया के इस फैसले के बाद वो वाले मुआहदे, वो वाली बातें नल एंड वॉइड हो गई हैं। इसीलिए चाइना की तरफ से ये मुतालबा आना शुरू हो गया कि अब हम 1959 वाली एलएसी पे बात करेंगे, उससे पहले जितने मुआहदे हुए हैं वो आपने खुद ख़त्म कर दिए हैं कश्मीर का स्टेटस करके। अभी बात हो रही थी, ऑप्शंस की बातें हो रही हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम ताकत से ले लेंगे, हम क्वाड्स के अंदर आके ये कर देंगे। इंडिया की एयरफोर्स जो है उसने चाइनीज़ का सोना हराम कर दिया। भाई आपको एक मैं मज़े की बात बताता चलूँ कि कल ANI जो है, इंडिया के जो नेशनल जो है प्रेस एजेंसी है, उसके मुताबिक चाइनीज़ ने अपने अगले मोर्चों के अंदर जो है स्पीकर लगा दिए, पंजाबी गाने जो हैं वो ज़ोर से लगाए हुए हैं ताकि इंडियन जो पंजाबी सोल्जर्स हैं उनको सुने और उनके ऊपर धाक पहुँचे कि चाइना जो है वो तुम्हारी ज़ुबान भी जानता है, तुम्हारी टैक्टिक्स भी जानता है और तुम्हारी सोचों को भी जानता है। अच्छा, इन्हीं ऑप्शन पे एक तरफ जहाँ पे इंडिया पे बात हो रही है, वहाँ पे आज हम देखेंगे कि इंटरनेशनली इसे क्या देखा जा रहा है। इसमें एक बहुत अहम आर्टिकल लिखा गया जिसको लिखने वाले 2 अमरीकी स्कॉलर्स हैं जो कि एक टॉप की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ा रहे हैं, जिनमें से एक है विपिन नारंग जो MIT के अंदर जो है पढ़ा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर, और उनके साथ मिलके एक और दूसरे स्कॉलर हैं जो एक न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, जिनका नाम है क्रिस्टोफर क्लैरे। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम था, उन्होंने रखा कि इंडियन पैंगोंग पिकल, न्यू दिल्लीज ऑप्शन आफ्टर द क्लैश विद चाइना। इसमें उन्होंने एक पॉइंट बड़ा वाज़ेह किया। उन्होंने कहा कि जब इस तरह का वाक़या होता है, जिस तरह का इंडिया के साथ
लद्दाख के मामले में हुआ, तो वो कब्ज़ा फौरी तौर पे तो छुड़वाया जा सकता है। आप जितना टाइम उसको अवॉइड करेंगे कॉन्फ्लिक्ट से, उतना ही जो अपोजिंग फोर्स है अपने आप को कंसोलिडेट कर लेगी और कब्ज़ा छुड़ाना जो है ना वो मुश्किल, नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसमें उन्होंने कुछ मिसालें भी दी दुनिया की, और उसमें से उन्होंने ये कहा कि अभी तक जो हालिया तारीख में देखा जाए तो जिस तरह चाइनीज़ PLA ने आके इंडिया के जो अलेजेड इलाका है उसके ऊपर आके अपने आप को मुस्तहकम किए, इस तरह के 59 जो है वाक़यात हो चुके हैं, जिनमें से 47 का नतीजा ये निकला कि जो अटैकर्स थे या जिन्होंने एडवांस किया था वो अगले दहाइयों तक उन इलाकों के ऊपर काबिज़ रहे। वजह उसके ये थी कि दूसरी फोर्स जो है वो वक्त पे जवाब नहीं दे सकी, और उसके बाद जो एडवांसिंग फोर्स थी उसने अपने आप को ना सिर्फ कंसोलिडेट कर लिया, अपने आप को इतना मजबूत कर दिया कि उनको निकालना तकरीबन नामुमकिन हो गया। तो वो कहते हैं कि इंडिया के लिए भी अब ये ऑप्शन नहीं है कि इंडिया ताकत कर सके। तो इन दो हज़रात ने इंडिया के लिए ना कुछ ऑप्शंस दिए हैं, जिनके नाम उन्होंने बड़े प्यारे रखे हैं, जिनको देख के, जिनको पढ़ के आपको गुड द बैड द अगली क्लिंट ईस्टवुड की जो फिल्म है वो याद आ जाती है। वो कहते हैं कि इंडिया के पास जो सबसे पहला ऑप्शन है, जिसको उन्होंने बैड ऑप्शन कहा है, वो ये है कि ताकत के जोर के ऊपर PLA को बाहर निकाला जाए। फिर वो खुद ही कहते हैं कि ये बहुत नामुमकिन है। 17,000 फुट और उससे ज़्यादा बुलंद जो बैटल फील्ड है, यहाँ पे जो कन्वेंशनली जो एक मिलिट्री रेशियो चाहिए वो ये है कि एक PLA सोल्जर की जगह के मुकाबले में इंडिया तकरीबन 20 सोल्जर, 10 से 20 सोल्जर्स खड़े करे, तब कहीं फतूहात या फतह का जो है ना गुमान किया जा सकता है। लेकिन ये बहुत नामुमकिन है, क्योंकि इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ौज लेके आ जानी पड़ेगी इस इलाके के अंदर, बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट लेके आना पड़ेगा, तब भी बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि चाइनीज़ ने तो फाइबर ऑप्टिक्स जो अपने अगले मोर्चों तक पहुंचा दी हैं और उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, दे आर वेल यानी कि एंट्रेंच्ड वो बैठे हुए हैं। तो इंडिया के लिए ये बैड ऑप्शन होगा कि वो किसी किस्म का ताकत का इस्तेमाल करे, बड़ी मार पड़ेगी और बहुत सा इलाका और हाथ से जाना पड़ेगा। इसलिए इंडिया को ये सोचना भी नहीं चाहिए कि वो ताकत का इस्तेमाल करके PLA को उसके जगह से हटा सकता है। दूसरा जो उन्होंने ऑप्शन का उन्होंने कहा, दूसरा ऑप्शन है वर्स्ट ऑप्शन। अच्छा, ये वर्स्ट ऑप्शन वही है जो मैंने अभी इब्तदाइये में आपको बताया कि क्वाड्स के अंदर शामिल हो जाओ, ठीक है, आप नेवल ब्लॉकेड कर लो, आप चाइना का इलाका फतह कर लो और उसके बाद चाइना से कहो कि हमारे इलाके से निकलो तो हम आपका इलाका देते हैं। तो इसे उन्होंने वर्स्ट ऑप्शन कहा। उन्होंने उसके पीछे रैशनल क्या दिया कि अगर आप चाइना का कोई इलाका कब्जा करने की कोशिश करते हैं तो चाइनीज़ आर्मी PLA तो अलर्ट पड़ी हुई है, खड़ी हुई है पूरे जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर। तो बड़ा मुश्किल है कि आप चाइना का कोई भी इलाका जो है ना उसे फतह कर सकें, बहुत नामुमकिन है, क्योंकि चाइना हर एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर में इंडिया से बहुत आगे। इकॉनमी उसकी देख लें, दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी इकॉनमी है, उसकी फोर्सेस की मॉडर्नाइजेशन कैपेबिलिटीज़, उनके जंगी जहाज़, उनकी पॉपुलेशन, उनका एरिया, उनका साइज़, उनकी इकॉनमी, गर्ज के जिस चीज़ के लीडरशिप आप जिसको देख लें तो चाइना बहुत 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 आगे है इंडिया से। तो इंडिया को ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दूसरा ये है कि अगर आप अपनी नेवल पावर दिखाते हैं, क्योंकि आपकी सोच ये है कि जी हम PLAN जो है उसके करीब करीब है, तो वो भी नामुमकिन है, क्योंकि साउथ चाइना सी के अंदर जो है आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चाइना वहाँ पे वेल एंट्रेंच है, वहाँ पे वो अमेरिकन को चैलेंज करता है। जब वो अमेरिकन PLA को चैलेंज करते हैं तो इंडिया तो कुछ भी नहीं है वहाँ पे, तो इंडिया इतना स्ट्रेच करेगा तो अपने आप को ही नुकसान पहुँचाएगा। इसलिए सोचो भी ना कि ऐसी कोई हरकत करोगे। उसके बाद उन्होंने कहते हैं कि इसी वर्स्ट ऑप्शन में यही है कि इंडिया जो है चाइना को इकोनॉमिक सज़ा दे। तो भाई क्या इकोनॉमिक सज़ा देगा? जो ट्रेड बायलैटरल ट्रेड है वो तो चाइना के हक में है। आप टिकटॉक बंद कर दोगे, 25, 30, 40, 50 जितनी ऐप्स चाइनीज़ है उन्हें बंद कर दोगे, नुकसान तो एंड पे आपका ही है। चाइनीज़ कंपनीज़ को रोकोगे तो आपके बंदे ये अनएम्प्लॉय होंगे। तो छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, दोनों हालतों के अंदर नुकसान जो है वो इंडिया का ही होगा। अच्छा, इसी वर्स्ट ऑप्शन के अंदर एक और ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हो, और वो ऑप्शन क्या है कि आप क्वाड्स का तो हिस्सा हो ही, आप दूसरे जो क्वाड के ममालिक हैं उन्हें इंस्टिगेट करो कि चाइना के ख़िलाफ़ वो जो है मुतहरक हो। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होगा? चाइना और गुस्से में आएगा और उसका रिजॉल्व और पक्का हो जाएगा, और जो अमन से बैठ के कोई बात अच्छाई की आगे उम्मीद की जा सकती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं। बाय द वे, क्वाड्स में या अगर आप जो आगे एशियन नेटो बनना चाह रही है आप दाखिल हो जाते हैं तो आप चाइना का तो कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, उल्टा अपने जो बड़ा लाई है जिससे आप दूर हो रहे हैं, जिसने आपकी हर वक्त मदद की है, रशिया, वो आपके खिलाफ हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद इन्होंने दिया अगलीस्ट जो है ना वो ऑप्शन क्या हो सकता है।
अर्लीस्ट ऑप्शन ये है कि आप डिनाई करें जी PLA ने तो हमारा कोई हिस्सा ही नहीं किया। अगर आप इंडियन मीडिया को इस वक्त मॉनिटर कर रहे हैं तो आपको ये नज़र आएगा कि वो डिनाइल मोड में है। जैसा कि मोदी साहब ने जब ये गलवान का वाक़या पेश आया, उन्होंने कहा कि चाइना हमारे किसी भी इलाके के ऊपर जी काबिज़ नहीं है। उसके बाद पता चला कि 1000 किलोमीटर से ज़्यादा चाइना के पास आ गया है। अब वो कह रहे हैं कि जी डेस्पैंग के अंदर, मसला आज द वायर और द प्रिंट के अंदर मैंने एक रिपोर्ट्स पढ़ी हैं जिसके अंदर वो कह रहे थे कि जी डेस्पैंग के अंदर जी चाइना ने एडवांस नहीं किया है, बेसिकली वो हमारी ट्रूप्स की मूवमेंट को रोक रहे हैं। वो अपनी बेसिस में बैठे हैं, जैसे ही देखते हैं कि हमारे फौजियों की पेट्रोल आई है तो वो आगे आके हमें रोक लेते हैं, तो वो हमारे एरिया में हमारा एक्सेस डिनाई कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकली दे आर नॉट सिटिंग ऑन ओवर लैंड। तो ये बड़ी अजीब किस्म की बात है। इससे आप रैशनैल तो अपनी मासूमियत का पॉलिटिकल प्रेशर से बचने का लगा सकते हैं, लेकिन इसका एक नुकसान बहुत बड़ा हो रहा है इस अगलीस्ट ऑप्शन के ऊपर चलने का। वो ये है कि PLA और एग्रेसिव हो रही है, और वो समझिए कि शायद आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, पॉलिटिकल आपके अंदर विल नहीं है, इस वजह से वो ज़्यादा जो है एग्रेशन जो शो कर रहे हैं, और वो आपको अपने मुकाबिल नहीं सोच रहे बल्कि नॉन सीरियस आपको ले रहे हैं। अब इन दो हज़रात ने कहा कि वर्केबल तरीका क्या है। उन्होंने कहा वर्केबल तरीका सिर्फ यही है कि इंडिया खामोश होकर अपनी जो LAC पे पोजीशन स्ट्रेंथन करे ताकि आगे जाके कोई ऐसा मौका ना है जिसके ऊपर चाइना जो है मजीद आपका इलाका जो है वो छीन सके। तो आखिर में उन्होंने बड़ी प्यारी बात पे अपना जो है वो बंद करते हैं, जो मैं स्पेशली कोट करना आपको चाहूँगा क्योंकि आप में से अक्सर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के या इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स हैं। तो वो इसको एंड करते हैं कि स्ट्रेटजी विदाउट टैक्टिक्स इज़ द स्लोएस्ट रूट टू विक्ट्री, बट टैक्टिक्स विदाउट स्ट्रेटजी इज़ नॉइज बिफोर द डिफीट। Until next एनालिसिस, मुझे मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। लेकिन जाते जाते एक आपसे मैं अपील करता चलूँ कि काइंडली इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारी सपोर्ट के लिए बहुत अहम है, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे इनको शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी शो के ऊपर जो है आपके लिए शो करें किसी मौजू के ऊपर, तो काइंडली वो भी कमेंट में या अबाउट में जाएंगे तो हमारा ईमेल एड्रेस है, हमें आप फ्रैंकली ईमेल करें, हम इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।